हेलो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आज के इस वीडियो में क्लास 9th के हिंदी का चैप्टर नंबर 1 कहानी के प्लॉट जिनके लेखक हैं शिवपूजन सहाय के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। आपको बता दें कि इस वीडियो में हम लोग सिर्फ भाषा की बात के प्रश्न का उत्तर करेंगे और इसके जो भी प्रश्न उत्तर है, जो क्वेश्चन आंसर करने हैं, वो हमने करा रखा है। आप लोग चैनल पे जाकर देख सकते हो या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ रहेगा जहां से आप आंसर को लिख पाओगे। तो आज के इस वीडियो में केवल और केवल हम लोग भाषा की बात करेंगे और आपको वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो में हम यहाँ पे जो भाषा की बात है इसके प्रश्नों का डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग कोशिश करें कि वीडियो पूरा देखें, चाहे जितना मिनट का वीडियो बने आप लोग जरूर देखिए, तभी आप इस प्रश्न का आंसर अच्छे से समझ पाएंगे और लिख पाएंगे। और हाँ, आप वीडियो देखने के बाद इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आप खुद से करेंगे, खुद से आप आंसर को राइटिंग करेंगे तो आपके लिए और भी ज्यादा बेहतर होगा और आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस चैप्टर के जो अब भाषा की बात का प्रश्न है उनको उत्तर लिखने की कोशिश भी करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उन मुहावरों का आपको वाक्य में प्रयोग करना है और उसके बाद क्या इसका मतलब होता है, क्या अर्थ होता है, इसको भी स्पष्ट करना है। जैसे कि दिया है बारूद की पुड़िया, नींबुआ नून चटाना, घी के दिए जलाना, सुबह का चिराग, पांचों उंगली घी में, कोढ़ में खास, कलेजा कापना, बाट जो है ना, ये सारे आपको यहाँ पे मुहावरे दिए गए हैं। इनका वाक्य में प्रयोग कीजिए और अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो फर्स्ट इसमें दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पॉइंट में बारूद की पुड़िया, इसका मतलब होता है जरूरत से ज्यादा तेज होना, अत्यधिक तेज होना या अत्यधिक खतरनाक होना। तो आप इस चैप्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका वाक्य बनाइए और वाक्य बनाने के साथ साथ आप इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो हम आपको बता दें कि इस चैप्टर में जो चलेगा या इस चैप्टर में जो बारूद की पुड़िया का मतलब होना चाहिए वो होना चाहिए जरूरत से ज्यादा तेज होना। और इसमें जरूरत से ज्यादा तेज कौन होती है? तो एक दरोगा जी की घोड़ी है, वो घोड़ी बहुत ज्यादा तेज होती है। जो तुर्की घोड़े हैं उनको वो कान काट देती हैं, यानी भागने में कान काट देती हैं। और इस तरीके से ये जो घोड़ी है वो कमबख्त बारूद की पुड़िया ही है। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है, इसका जो वाक्य है उसमें हमने लिखा है कि दरोगा जी की एक घोड़ी थी जो कान काटती थी तुर्की घोड़ों की, कमबख्त बारूद की पुड़िया थी। ठीक है, वो क्या थी? कमबख्त बारूद की पुड़िया थी। कमबख्त बारूद की पुड़िया क्यों थी? क्योंकि वो बहुत ज्यादा तेज भागती थी, वो हमेशा तुर्की घोड़ों को मात देती थी, हमेशा तुर्की घोड़ों को हरा देती थी। अगला क्वेश्चन इसमें आता है नींबुआ नून चटाना। नींबुआ नून चटाना का मतलब होता है ठेंगा दिखाना या धोखा देना। आपको इस चैप्टर के अकॉर्डिंग इसका वाक्य बनाना है। तो देखिए नींबुआ नून चटाना का मतलब यहाँ पे ठेंगा चटाना ही ठेंगा दिखाना ही चलेगा, क्योंकि इसमें जो दरोगा जी थे इनके पास जो घोड़ी थी, इनके पास जो घोड़ी थी इनका नजर अंग्रेजों पर था। ठीक है, यानी घोड़ी पर नजर अंग्रेजों का था, यानी वो चाहते थे कि जो दरोगा जी है वो घोड़ी हमें दे दे, लेकिन दरोगा जी चाहते थे कि ये घोड़ी किसी को नहीं देंगे और इसी के वजह से उनका जो पद रहा, जो ओहदा रहा, वो दरोगा के दरोगा ही रह गए, आगे नहीं बढ़ पाए। ठीक है, लेकिन वो सभी अंग्रेज सिपाहियों को या अंग्रेजों को या तुर्कों को वो नींबुआ नून चटा देते हैं। तो देखिए इसका उत्तर यहाँ पे हमने लिखा भी है, बड़े बड़े अंग्रेज अफसर दरोगा जी के घोड़ी पर आंख गड़ाए रह गए, मगर दरोगा जी ने सबको नींबुआ नून चटा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे वाक्य बनाने हैं और उसका मतलब भी समझाने हैं। थर्ड में दिया है घी के दिए जलाना। घी के दिए के जलाना का मतलब होता है खुशी में होना या मौज करना। तो आपको इस चैप्टर में घी के दिए जलाना का मतलब होगा मौज करना। और ये मौज कौन करते हैं? तो ये मुंशी जी करते हैं जो दरोगा जी के भाई हैं।
ठीक है। दरोगा जी के ये भाई है मुंशी जी, ये बहुत ज्यादा घी के दिए जलाते हैं दरोगा जी के समय में, लेकिन जैसे ही दरोगा जी की मृत्यु हो जाती है तो इनका भी एक तरह से मृत्यु ही समझिए हो जाती है। तो चलिए इस प्रश्न का, इस मुहावरा का वाक्य बनाते हैं। वाक्य में हमने लिखा है कि दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी ने भी खूब घी के दिए जलाए थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वाक्य बनाने हैं। फोर्थ में कहता है सुबह का चिराग। सुबह का चिराग का मतलब होता है मर जाना, अंत पर होना या समाप्ति पर होना। तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग चलेगा मर जाना, ठीक है। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या होगा, मर जाना। और ऐसा तब होता है जब दरोगा जी के भाई मुंशी जी के 4-5 लड़के होते हैं, लेकिन जवानी में ही 4-5 जो लड़के हुए वो सब के सब सुबह के चिराग हो जाते हैं, यानी सब के सब मर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही इसका होगा। उत्तर में हमने लिखा भी है वाक्य में कि मुंशी जी के 4-5 लड़के हुए, लेकिन सब के सब सुबह का चिराग हो गए, यानी सभी के सभी मर गए। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला है 5 उंगली घी में। 5 उंगली घी का मतलब होता है वक्त अच्छा होना या चारों ओर से लाभ प्राप्त होना। लेकिन आपको इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ध्यान देना है, तो इसमें चलेगा वक्त का अच्छा होना, ठीक है। 5 उंगली घी का मतलब होगा वक्त अच्छा होना। और 5 उंगली घी में मुंशी जी की होती है जब दरोगा जी जिंदा होते हैं, दरोगा जी अपने ओहदे पर होते हैं और दरोगा जी के जो द्वारा कमाई गई संपत्ति है उसका मुंशी जी क्या करते हैं, भोग विलास करते हैं, ठीक है। तो उत्तर में हमने लिखा भी है कि दरोगा जी के समय में मुंशी जी को 5 उंगलियां घी में थी, तब कोई खाने वाला पैदा ना लिया था, यानी उस समय उनको खाने वाला कोई पैदा नहीं लिया था जब उनकी 5 उंगली घी में थी। अगले पॉइंट्स पे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कोढ़ में खाज होना। कोढ़ में खाज होना का जो अर्थ है, मतलब है, वो है संकट पर संकट आना या मुसीबत पर मुसीबत आना, ठीक है। और आपको इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो चलेगा वो होगा मुसीबत पर मुसीबत आना, ठीक है। और ऐसा तब घटना घटता है जब दरोगा जी के भाई मुंशी जी के बड़े भाई दरोगा जी की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के उपरांत उनकी स्थिति दयनीय हो जाती है, गरीबी में चली जाती है। और उसी समय उनकी एक बेटी जन्म लेती है जिसका नाम इस चैप्टर में भगजुगनी रखा गया है। वो जो जन्म लेती है वो कोढ़ में खाज की तरह होती है। क्यों? क्योंकि पहले तो मुंशी जी चले गए, तो एक तो मुसीबत ये थी, और दूसरी मुसीबत ये हो गई कि उनको लड़की पैदा हो गया। उनकी शादी विवाह वो कैसे करेंगे, उनका खर्चा कैसे जुटाएंगे, ये सारे चीजों को लेकर के इसमें लिखा गया है कोढ़ में खाज होना, ठीक है। इसका हमने यहाँ वाक्य बनाया है कि जब मुंशी जी का पैर दरिद्रता के जंजीर में जकड़ी हुई थी, तब कोढ़ में खाज की तरह एक लड़की हो गई, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे बनाएंगे। 7वां क्वेश्चन कहता है कलेजा कांपना, यानी भयभीत होना, डर जाना, भय से विचलित होना। लेकिन इसमें जो चलेगा कलेजा कांपना के मतलब होगा भयभीत होना या भय से विचलित होना, ठीक है। लेकिन ज्यादा बेहतर होगा भयभीत होना। और ऐसा कब होता है? ऐसा लेखक शिवपूजन सहाय को होता है, ठीक है। कब होता है आइए जानते हैं। कहते हैं कि मुंशी जी के लड़की की अनोखी सुघराई और दूसरी ओर उनकी दर्दनाक गरीबी को देखकर लेखक का कलेजा कांप उठा, ठीक है। यानी एक तरफ उनकी जो बेटी भगजुगनी थी वो बहुत ज्यादा सुंदर थी, बहुत ज्यादा सुघर थी, लेकिन दूसरी ओर ऐसा दर्दनाक गरीबी था जिसके कारण उसकी जो सुंदरता थी वो मैली हो चुकी थी, या कह सकते उसकी जो सुंदरता थी वो खत्म हो चुकी थी। अगला क्वेश्चन पे, अगला पॉइंट पे आते हैं बाट जोहना। बाट जोहना का मतलब होता है प्रतीक्षा करना या रास्ता देखना, ठीक है। बाट जोहना का मतलब होता है किसी का प्रतीक्षा करना या रास्ता देखना। उत्तर में हमने यहाँ पे लिखा है कि भगजोगनी 1-2 मुट्ठी चबेना का मतलब आप समझ पा रहे होंगे। इसको अगर ठेठ भाषा में कहें तो चबेना का मतलब यहाँ पे आप भुंजा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो भगजोगनी 1-2 मुट्ठी चबेना पाने के लिए गांव के लड़कों का बाट जोहा करती थी।
यानी वो लड़कों का प्रतीक्षा करती थी कि कोई लड़का कब चबेना लेकर घर से बाहर निकले और उससे वो एक दो मुट्ठी मांग ले खाने के लिए, ताकि उसका पेट भर जाए या उसको कुछ खाने को मिल जाए। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं 9वें पॉइंट्स पे। 9वां पॉइंट्स कहता है दांत दिखाना, इसका मतलब समर्पण करना होता है या अपना दुखड़ा सुनाना होता है। ठीक है, तो उत्तर में हमने यहाँ पे देखिए लिखा है वाक्य के रूप में कि मुंशी जी जब अपने लड़की की शादी के लिए सारी जवारी भाइयों के पास जाकर अपनी दांत दिखाई, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। यानी सभी को अपना दुखड़ा सुनाए, लेकिन कोई दुखड़ा सुन करके उनको सहायता करने नहीं आता है या उनकी बात को नहीं मानता है। फिर उसके बाद बढ़ते हैं 10 पे। 10 पॉइंट पर कहता है छाती पर पत्थर रखना। यानी छाती पर पत्थर रखने का मतलब है या तो कठोर हो जाना या कठोर हृदय वाला ही जन्म लेना। लेकिन आपको इस चैप्टर में क्या समझना है, छाती पर पत्थर रखना के मतलब कि हृदय कठोर हो जाना, अपने मन को कठोर करना। ठीक है, और ऐसा तब होता है जब मुंशी जी अपने छाती पर पत्थर रखकर अपनी राजकोकिला बेटी भगजुगनी की शादी 41-42 साल के लड़के से करते हैं। यानी उनका ऐसा मन नहीं होता है कि अपने बेटी को 41-42 साल के लड़के के साथ शादी करें, लेकिन उनके पास मजबूरी होती है, उनके पास और कोई चारा नहीं होती है, जिसके वजह से वो 41-42 साल के लड़के से अपने बेटी की शादी कर देते हैं। अगले पॉइंट्स पे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट्स कहता है टन बोल जाना। टन बोल जाना का मतलब होता है मर जाना या छोड़ देना। आप इस चैप्टर के अकॉर्डिंग समझेंगे टन बोल जाना का मतलब मर जाना, और ऐसा तब होता है जब मुंशी जी अपने बेटी की शादी कर देते हैं, उनके कुछ समय के बाद उनका जो शरीर है वो टन बोल देता है। उत्तर में हमने लिखा है कि मुंशी जी अपने बेटी की शादी करने के कुछ दिन के बाद ही टन बोल गए। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स पर। अगला पॉइंट है कलेजा टुक टुक हो जाना। इसका मतलब है हृदय पर कड़ी चोट पहुंचना या बहुत दुख होना। इसमें हमने लिखा भी है कि मुंशी जी कहते हैं कि जब भगजुगनी एकाध फका चना चबेना मेरे लिए लाती तो उस समय मेरा कलेजा टुक टुक हो जाता। यानी मुंशी जी की जो बेटी भगजुगनी थी वो अपने पिताजी के लिए चना चबेना मांग करके किसी लड़के से मांग करके लाती थी और कहती थी ये लो बाबूजी कुछ आप भी खा लो। तो इस समय मुंशी जी का जो कलेजा था उस पर बहुत ज्यादा चोट पहुंचती थी, बहुत उन्हें दुख होता था कि देखो एक बेटी होकर अपने बाप के लिए सोच रही है, लेकिन एक बाप होकर हम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं सोच पा रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स पर। अगला पॉइंट्स में क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि बुढ़ापे की लाठी और जितने मुंह उतनी बातें कहावतों का वाक्य प्रयोग द्वारा स्पष्ट कीजिए। उत्तर में हमने लिखा है कि बुढ़ापे की लाठी का मतलब होता है एकमात्र सहारा। बुढ़ापे की लाठी का मतलब होता है एकमात्र सहारा, और इसका हमने वाक्य में प्रयोग किया है कि श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता के लिए बुढ़ापे की एकमात्र लाठी थे। बुढ़ापे की एकमात्र लाठी थे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने लिखा है जितनी मुंह उतनी बातें का मतलब मजाक उड़ाना या अभद्र व्यवहार करना, और ऐसा तब होता है जब भगजुगनी के पिता मुंशी जी अपने कुंवारी बेटी की शादी करने के लिए अपने पास के जवारी लड़कों के पास जाते हैं, तो वो सारे के सारे इनकार कर देते हैं, सारे के सारे वो उनकी बातों को सुन करके अनेक तरह की अभद्र बात बोलते हैं, भद्दी भद्दी बातें बोलते हैं। तो इसका भी हमने यहाँ पे वाक्य में लिखा है कि जब मुंशी जी अपनी बेटी की विवाह को लेकर सभी जवारी भाइयों से बात की तो जितनी मुंह थी उतनी बातें उनको सुननी पड़ी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्नलिखित कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका आपको उल्टा लिखना है, विलोम शब्द रूप लिखना है। उत्तर में देखिए, क्वेश्चन में देखिए यहाँ दिए गए हैं साधारण, अमीरी, कृत्रिम, सुंदर, कर्कश, संतोष। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है साधारण का मतलब होता है या तो आप इसको समझिए बहुमूल्य कह सकते हैं, कीमती कह सकते हैं या महंगा कह सकते हैं। अमीरी का मतलब, अमीरी का जो उल्टा होगा वो आप इसको गरीब बना दीजिए या लाचारी बना दीजिए।
कृत्रिम का आप अपोजिट बना दिए। कृत्रिम का मतलब होता है हम मनुष्य को द्वारा बनाया हुआ या किसी जीव जंतु के द्वारा बनाया हुआ। लेकिन प्राकृतिक का मतलब होता है जो केवल और केवल गॉड बनाते हैं, भगवान बनाते हैं। सुंदर का यहाँ पे उल्टा हो जाएगा क्रूप। क्रूप बदसूरत हो जाएगा, या और इसका नाम आप रख सकते हैं कुछ भी जो सुंदर के अपोजिट है। बदसूरत भी यहाँ पे लिखे भी हैं हम लोग, यहाँ पे क्रूप भी लिखे हैं, तो आप ये 2 लिख देंगे, आपके लिए काफी हो जाएगा। कर्कश का मतलब होता है बहुत ज्यादा कठोर होना, या कह सकते हैं कर्कश का मतलब होता है बहुत ज्यादा कड़ा होना। तो उसका हमने यहाँ पे लिखा है मृदुल। मृदुल का मतलब मधुर। मृदुल का मतलब एकदम संयम रखने वाला, या इसको कह सकते हो मधुर बोलने वाला या मधुर व्यक्ति। संतोष इसका उल्टा होता है। संतोष कहने का मतलब सेटिस्फाइड हो जाना। जैसे आपको कोई 2 रुपया दिया तो आप इस 2 रुपया में सेटिस्फाइड है, और किसी को 15 रुपया मिला, इसमें भी वो सेटिस्फाइड नहीं है, जिसको असंतोष कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इनका प्रश्न का भी उत्तर मिल गया आपको। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्याय के मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, या कह सकते हैं इसी का कोई और दूसरा नाम क्या होगा, ये आपको लिखना है। जैसे घोड़ा दिया है, चिड़िया, घर, फूल, तीर, ये तो बहुत इजी है, आप लिख भी सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा भी है। घोड़ा का यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, घोड़ा का यहाँ पे हो जाएगा अश्व। ठीक है, क्या हो जाएगा, अश्व। घोटक हो जाएगा, तुरंग हो जाएगा। इस सभी को हम लोग घोड़ा ही बोलते हैं। ठीक है, चिड़िया को खग बोलते हैं, पक्षी बोलते हैं, या पंछी बोलते हैं। घर को महल, भवन, निवास। फूल को पुष्प, सुमन, मंत्री। तीर को हम लोग बोलते हैं बाण, शायक, सिलिमुख। ये सभी पर्यायवाची शब्द हुए। ठीक है, और ये सभी यहाँ पे आपका शब्द दिए गए हैं जिनका आपको लिखना था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में भाषा और इमारत शब्दों का वचन बदलिए। आप लोग पढ़े होंगे वचन कितने तरीके के होते हैं। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपको वचन 2 मिलेंगे। ठीक है, एक आपको एक वचन मिलेंगे और सेकंड आपको बहुवचन मिलेंगे। ठीक है, तो आप जानते होंगे और आपको इसके बारे में पढ़ाया गया होगा। अगर नहीं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको व्याकरण भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, भाषा का बहुवचन भाषाएं हो जाएगी। देखिए हमने यहाँ पे लिखा है भाषा, यानी भाषा कहने का मतलब एक भाषा, और भाषाएं कहने का मतलब एक से अधिक भाषा। इमारत का मतलब एक कोई बिल्डिंग, एक कोई भवन, और इमारतें का मतलब एक से ज्यादा बिल्डिंग या एक से ज्यादा भवन। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन जो भाषा की बात था उसका कंप्लीट होता है। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के अगले प्रश्न यानी अगले भाषा की बात को लेकर के। तब तक आप चैनल पे बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।